नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं आप सबके बीच डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए, आप लोग कैसे हैं और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के लिए आपका पहला प्रश्न, थोड़ा सा रुक जाइए, इधर टाइपिंग है। चलिए, सीईसी की चयन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सीईसी क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है। पूछ रहा है कि राष्ट्रपति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सीईसी का नियुक्ति करते हैं। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो ये दोनों कथन हमारा सही है। अभी 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में श्री ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, और भाग 15 में वर्णित है, आर्टिकल 324 से 329 के मध्य। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो ये रहे ज्ञानेश कुमार जी। इनके जन्म की बात करें तो जन्म 1964 में हुआ था। इनकी शिक्षा की बात करें तो बीटेक हैं ये आईआईटी कानपुर से, और 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। केरल में SC/ST डेवलपमेंट कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं, और चुनाव आयुक्त बनने से पहले गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय में सेक्रेटरी रहे हैं, और कार्यकाल इनका जो रहेगा वो कब तक रहेगा? 26 जनवरी 1929 तक। जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल, नियुक्ति से 6 साल या 65 वर्ष की आयु। तो ये नियुक्ति से 6 साल है। सपोज आज 2025 है और इनकी आयु बची हो, मान लीजिए कि ये अभी 52 साल के हैं, ठीक है, तो 60 साल के पहले तो रिटायर होंगे नहीं। तो क्या होगा कि ये 2025 से 2031 तक के लिए रह सकते थे, यानी 6 साल। या ये मान लीजिए कि अभी फ़िलहाल में इनकी उम्र मान लेते हैं 59 मान लेते हैं, ठीक है। तो 65 साल जैसे ही पूरा होगा वो रिटायर हो जाएंगे। चलिए व्याख्या को देखें। तो चयन समिति की संरचना के बारे में, जैसा कि प्रश्न में ही देखा था हम लोगों ने, कि इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, और सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। यदि विपक्ष का नेता नहीं है कोई, तो उसे मान्यता नहीं मिली है विपक्ष के नेता की, तो क्या होता है, लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसे जो है विपक्षी दल का नेता के रूप में ये भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। और प्रधानमंत्री द्वारा दूसरे सदस्य की नियुक्ति की जाती है, जो एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो अभी जो है प्रधानमंत्री स्वयं थे, और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में गृह मंत्री जी थे, और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी थे। तो इन्होंने जो है चयन समिति में अपना योगदान दिया। खोज समिति की बात करें तो विधेयक में सीईसी और ईसी के पदों पर विचार करने के लिए 5 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने हेतु एक खोज समिति की स्थापना का प्रस्ताव है। निर्वाचन आयोग के बारे में देख लें तो भारत निर्वाचन आयोग जो है, भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, यानी ये स्वायत्त है, ऑटोनोमस है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को
संविधान के अनुसार की गई थी, जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आयोग के सचिवालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं और देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संचालन में अपनी भूमिका निभाता है। यानी लोकसभा, राज्यसभा के जो मेंबर हैं, राज्य विधानसभाओं के जो मेंबर हैं और देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो 5 चीज़ों के ये चुनाव कराता है। पंचायत का चुनाव इसमें शामिल नहीं है, मतलब पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। उसका चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 यह चुनावों से संबंधित है और यह इनसे संबंधित मामलों के लिए एक अलग आयोग की स्थापना करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संरचना की बात करें तो निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे 1 सदस्यीय फिर से बनाया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में 1 अक्टूबर 1993 से कंटिन्यूअस बना हुआ है, 3 सदस्यीय इसमें जो है ये संस्था बनी हुई है। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं IAS रैंक के अधिकारी होते हैं। आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में देख लें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी हो पहले हो जाए तब तक बना रहता है। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन और भत्ते भी इन्हें मिलते हैं। निष्कासन की बात करें तो वे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। अब ये देखिए मिशन 500 का संबंध किससे है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है USA की यात्रा पर थे। उस समय उन्होंने ये मिशन 500 दोनों देशों के नेताओं के बीच जो है बातचीत चली और मिशन 500 अस्तित्व के संबंध में कुछ पहल की गई। वहाँ पर मोदी जी ने घोषणा किया मीगा नाम का, मीगा की अवधारणा दी। जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी जो है मागा की अवधारणा को लेकर के आए थे, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहे थे। तो वहीं हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो मेक इंडिया ग्रेट अगेन की बात कर रहे थे। तो मागा प्लस मीगा, ठीक है। तो मिशन 500 का संबंध किससे है, तो भारत और USA के व्यापार से संबंधित है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले गुरुवार को अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संयुक्त ब्रीफिंग के दौरान भारत के दृष्टिकोण मेक इंडिया ग्रेट अगेन के बारे में बात की। यह वाक्यांश ट्रंप के नारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से प्रेरित है। बैठक के प्रमुख परिणाम क्या रहे, तो यात्रा के दौरान दोनों लीडरों ने अमेरिका और भारत के बीच मजबूत साझेदारी की पुष्टि की तथा स्वतंत्रता, कानून का शासन और मानवाधिकार जैसे साझा मूल्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने आपसी हित के वर्तमान वैश्विक घटनाओं पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए 21वीं सदी के लिए US इंडिया कॉम्पैक्ट नामक एक नई पहल शुरू की। दोनों देशों ने इस वर्ष ठोस नतीजों के साथ एक परिणाम केंद्रित योजना के लिए प्रतिबद्धता जताई जो उनकी पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी में
उनके विश्वास को दर्शाता है। रक्षा क्षेत्र की में क्या क्या पहल हुए, तो अमेरिका और भारत इस वर्ष एक नए 10 वर्षीय यानी 21वीं सदी में अमेरिका भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए रूपरेखा पर हस्ताक्षर करने के लिए योजना बना रहे हैं। दोनों देश रक्षा आवश्यकताओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए भारत में जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों और स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट वाहनों की खरीद और सह उत्पादन पर कार्य करेंगे। तो जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट वाहन की खरीद करेगा भारत, ठीक है, और साथ में मिल करके उसका उत्पादन भी करेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में उद्योग साझेदारी और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल स्वायत्त प्रणाली उद्योग संगठन यानी ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस यानी एशिया शुरू की जाएगी। तो एशिया का फुल फॉर्म अलग से पूछ सकता है कभी एग्जाम में कि दोनों देशों के बीच एशिया पहल की शुरुआत की गई, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। दोनों लीडरों को ने आगामी टाइगर ट्रायम्फ त्रिसेवा अभ्यास का भी स्वागत किया, जो भारत में बड़े पैमाने में आयोजित किया जाएगा। तो टाइगर ट्रायम्फ कहाँ पर किया जाएगा, त्रिसेवा, ये भारत में किया जाएगा। चलिए आगे देखें। तो व्यापार और निवेश पहल में क्या बातचीत हुई, तो मिशन 500 नामक एक साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना से अधिक बढ़ाकर 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाया जाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोनों देश वर्ष 2025 तक पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी BTA बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के पहले भाग पर वार्ता करने की योजना बना रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा पहल के संबंध में क्या वार्ता हुई, तो दोनों देशों ने तेल, गैस और असैन्य परमाणु ऊर्जा को कवर करने वाली अमेरिका भारत ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पुष्टि की। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में भारत की पूर्ण सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया है। लीडरों ने अमेरिका भारत 123 असैन्य परमाणु समझौतों के पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने का वादा किया है, जिसमें बड़े पैमाने पर स्थानीयकरण और संभावित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत में अमेरिकी डिजाइन वाले परमाणु रिएक्टरों का निर्माण भी शामिल है, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, और ख़ास तौर से छोटे रिएक्टर्स के लिए ये प्रौद्योगिकी ट्रांसफ़र किया जाएगा। प्रौद्योगिकी और नवाचार पहल के बारे में देख लें तो लीडरों ने रक्षा, AI, अर्धचालक, क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सरकारों, शिक्षाविदों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए US इंडिया ट्रस्ट पहल का शुभारंभ किया है, ठीक है। अंतरिक्ष ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश के साथ अमेरिका भारत उद्योग और शैक्षणिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए सफल इंडस एक्स प्लेटफार्म के आधार पर इंडस इनोवेशन कार्यक्रम भी शुरू किया है। दोनों लीडरों ने वर्ष 2025 को अमेरिका भारत नागरिक अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक अग्रणी वर्ष बताया, जिसमें एक्जियोम के माध्यम से नासा इसरो के प्रयास से पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाने की योजना है तथा संयुक्त निसार मिशन को शीघ्र लॉन्च करने की योजना शामिल है, जो दोहरे रडार का उपयोग करके पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनों का व्यवस्थित रूप से मानचित्रण करने वाला अपनी तरह का पहला मिशन होगा। तो निसार कहाँ का है, ये अमेरिका का है। एक्जियोम कहाँ का है, ये भी अमेरिका का है। चलिए बहुपक्षीय सहयोग की बात करें तो क्वाड देश साझेदारों के रूप में उन्होंने आसियान की केंद्रीय भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन और अनुशासन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में आर्थिक संपर्क और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए एक नए मंच हिंद महासागर सामरिक उद्यम का शुभारंभ किया। दोनों लीडरों ने आतंकवाद तथा अल-कायदा, ISIS जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे समूहों के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अब एक क्वाड देश का अस्तित्व जो है 2018 के आसपास आया था, और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ये पहला है USA, ठीक है,
और ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। कौन कौन से हैं? ये यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्वाड देशों के समूह माने जाते हैं। चलिए, लोगों के बीच सहयोग की पहल को बढ़ाना है। दोनों ने संयुक्त या दोहरी डिग्री कार्यक्रमों सहित शैक्षणिक सहयोग बढ़ाने, संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने और भारत में अमेरिकी विश्वविद्यालयों के अपतटीय परिसर बनाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देश अवैध आव्रजन, संगठित अपराध और मादक पदार्थों, हथियारों और मानव तस्करी सहित तस्करी नेटवर्क से लड़ने के लिए कानून प्रवर्तन सहयोग में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा जो है मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी के बारे में जो बातचीत हुई और कौन कौन से सहयोग स्थापित किए जाएंगे, सहयोग किए जाएंगे एक दूसरे देशों को, किस तरीके से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मिशन 500 लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इस पर चर्चा रही। हाल ही में चर्चा में रही फाय सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो ये राजस्थान में स्थित है। और अभी क्या हुआ है कि वहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने इसका नाम जो है परिवर्तित करने का घोषणा किया है। देखिए, शहर को एक और ऐतिहासिक सौगात मिली है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर अजमेर की प्रसिद्ध फाय सागर झील का नाम बदलकर अब तरूण सागर झील रख दिया गया है। अजमेर नगर निगम ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। यह झील करीब 133 वर्षों का समृद्ध इतिहास सजोए हुए है और इसका पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है। विभिन्न समुदायों की ओर यहाँ पूजा अर्चना की जाती है, वहीं सिंधी समाज यहाँ अपना प्रसिद्ध चालीहो उत्सव भी मनाते हैं। तो चालीहो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। आज़ादी पूर्व अकाल राहत परियोजनाओं के तहत यह झील बनाई गई थी। इसे बनाने वाले इंजीनियर फाय के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। अब देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस अवसर पर गुलामी के प्रतीकों को हटाने और राष्ट्रीय स्वाभिमान को जागृत करने की अपील का असर अब अजमेर में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 48 घंटों के भीतर शहर में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान रखे गए 2 ऐतिहासिक स्थलों के नाम बदले गए हैं। अजमेर की 133 वर्ष पुरानी फाय सागर झील का अब तरूण सागर झील के नाम से पहचानी जाएगी। इस बदलाव की दिशा में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विशेष प्रयास किए, जिसके परिणामस्वरूप नगर निगम ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही 133 वर्ष पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम परिवर्तित कर माहेश्वरी दयानंद सरस्वती विश्रांति कर दिया गया है। तो किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम भी बदला गया है। इसका नाम अब क्या होगा? माहेश्वरी दयानंद सरस्वती विश्रांति कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में किसने नवनियुक्त संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 50 रुपए के नए नोट जारी किए हैं? तो संजय मल्होत्रा कौन है? आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, तो किसने 50 रुपए के नए नोट जारी किए हैं? तो आरबीआई ने जारी किए हैं। चलिए देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 रुपए के नोट को लेकर के नई जानकारी शेयर की है। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जल्द ही 50 रुपए के नए बैंक नोट जारी किए जाएंगे। इन नोटों पर आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। मल्होत्रा ने दिसंबर 2024 में शक्तिकांत दास जी की जगह ली थी। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को बयान में कहा कि इन नोटों का डिजाइन जो है महात्मा गांधी की नई सीरीज के 50 रुपए के बैंक नोटों की तरह होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले जारी किए गए 50 रुपए मूल्य के सभी नोट बैंक वैध मुद्रा बने रहेंगे। साल 2022 में ही संजय मल्होत्रा को केंद्र सरकार ने आरबीआई गवर्नर के लिए नामांकित कर दिया था। वे अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उसके बाद जो है आरबीआई के गवर्नर बने। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के वरिष्ठ अधिकारी हैं। नवंबर 2020 में वे आरईसी के चेयरमैन और एमडी बनाए गए। कुछ समय तक ऊर्जा मंत्रालय में
एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति जो है कैसे होती है? तो आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की जाती है। नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। वित्तीय क्षेत्र विनियामक नियुक्ति खोज समिति में कैबिनेट सचिव, वर्तमान आरबीआई गवर्नर, वित्तीय सेवा सचिव और 2 स्वतंत्र सदस्य शामिल हैं। यह समिति योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार करती है, यानी एक समिति के माध्यम से जो है चयन होता है। चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाता है और सूची को अंतिम पुष्टि के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नियुक्ति संबंधी कैबिनेट समिति को भेज दिया जाता है। यानी मेन रूप से कौन निर्णय लेता है? प्रधानमंत्री। आरबीआई गवर्नर की बात करें तो आरबीआई गवर्नर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वे भारतीय रिजर्व बैंक के शीर्ष नेता के रूप में कार्य करते हैं। गवर्नर आरबीआई के सीईओ और इसके केंद्रीय निदेशक मंडल के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। आरबीआई द्वारा जारी भारतीय रुपया नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। सर ऑसबोर्न स्मिथ 1935 में आरबीआई की स्थापना के बाद नियुक्त होने वाले पहले आरबीआई गवर्नर थे। 78वें बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म होगा का पुरस्कार किसने जीता है? तो ओपेनहाइमर, कॉन्क्लेव, दी ब्रूटलिस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ओपेनहाइमर तो पिछले साल रही थी, इस वर्ष जो है कॉन्क्लेव है। हाल ही में लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में 78वां बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स आयोजित किया गया। इसमें से 2 प्रमुख फिल्में द ब्रूटलिस्ट और कॉन्क्लेव ने 4 अवार्ड्स जीते। फिल्में और पुरस्कार की बात करें तो कॉन्क्लेव ने आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म, बेस्ट फिल्म और एडिटिंग अवार्ड जीते हैं। द ब्रूटलिस्ट ने ब्रैंडी कार्बेट के लिए डायरेक्शन अवार्ड जीता है। वहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो कॉन्क्लेव है। सर्वोत्तम निर्देशित जो है ब्रैडी कार्बेट ब्रूटलिस्ट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो मुख्य भूमिका के रूप में एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में मिकी मैडिसन अनोरा के लिए चुना गया है। उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म कॉन्क्लेव है और सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश लघु एनिमेशन वांडर टू वंडर है। सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश लघु फिल्म कौन सी है? तो रॉक पेपर और मीजर्स आदि हैं। बाफ्टा का पूरा नाम क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड है। यह ब्रिटिश अकादमी द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो फिल्म, टेलीविजन और अन्य कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1947 में हुई थी, हमारे आज़ादी के समय। पहला बाफ्टा अवार्ड 1949 में दिया गया था। बाफ्टा पुरस्कार ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों और प्रोडक्शन के समान रूप में मान्यता देते हैं। समारोह जो है आमतौर पर लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल या अन्य प्रतिष्ठित स्थानों पर आयोजित किया जाता है। अब ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित एक क्वेश्चन, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। व्याख्या देखें तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में अवैध शिकार में हालिया समय में भारी गिरावट देखने को मिली है। यह सफलता जो है टेल गार्ड एआई कैमरों के जरिए हुई है। तो एआई कैमरा लगाया गया था, टेल गार्ड एआई कैमरा, जो जंगल में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए थे। कुछ समय पहले सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में अवैध शिकार के कारण वन अधिकारियों की हत्या भी हो गई थी, जिससे इस मुद्दे पर और ध्यान दिया गया। इसके बाद सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मॉडल से लैस 100 से 150 कैमरे लगाएं जो शिकारियों की पहचान करने में मदद कर रहे हैं। इन कैमरों द्वारा जंगल में प्रवेश करने वाले लोगों और जानवरों की तस्वीरें ली जाती है और इन तस्वीरों का विश्लेषण करके शिकारियों और मौजूदगी का पता लगाया जाता है। टेल गार्ड एआई ने पिछले 10 महीनों में वन्य जीव अधिकारियों को अवैध शिकारियों से पकड़ने में मदद की है।
अभी देखिए एआई का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो आप जो है साइंस एंड टेक वाले में क्वेश्चन में जब आप मेंस का आंसर लिखें तो आप इसको कोट कर सकते हैं। चलिए टेल गार्ड एआई के बारे में देख लें। तो निर्माण और परिकल्पना गुड़गांव स्थित नाइटजर टेक्नोलॉजीज द्वारा टेल गार्ड एआई कैमरों का निर्माण किया गया है। इंफ्रारेड कैमरे इसमें लगे हुए हैं। ये कैमरे रात के समय भी उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें लेने में सक्षम है, जिससे शिकारियों और जानवरों की गतिविधियों का पता चलता है। मानव और जानवरों की पहचान कैसे होती है, तो ये कैमरे मानव और जानवरों की गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम है, जिससे उनकी पहचान कर उन्हें ट्रैक किया जा सकता है। शिमली पाल जो टाइगर रिजर्व है, उसकी स्थान की बात करें तो शिमली पाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में उत्तरी भाग में स्थित है। इसे औपचारिक रूप से प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। 1999 में इस रिजर्व को वन जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1980 में उड़ीसा सरकार ने रिजर्व के 303 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में प्रस्तावित किया था। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व मई 2009 में इस रिजर्व को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया। तो 2009 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। यह मयूरभंज हाथी रिजर्व का हिस्सा है, जिसमें हथगढ़ और कुलडी वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल है। अब ये देखिए बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान। तो एक तो होता है कोर क्षेत्र, फिर उसके बाद होता है लास्ट में होता है संक्रमण क्षेत्र। ठीक है। हाल ही में किस चिड़ियाघर को बायो बैंक प्राप्त हुआ है, तो ये भी पर्यावरण पारिस्थितिकी से है। तो पायलट बाबा चिड़ियाघर, मैसूर चिड़ियाघर, दार्जिलिंग चिड़ियाघर, इनमें से कोई नहीं। तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर को, दार्जिलिंग चिड़ियाघर जिसे पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, को बायो बैंक प्राप्त हुआ है। यह देश का पहला बायो बैंक है जो चिड़ियाघर में कोशिका और ऊतक नमूने एकत्र करने और उन्हें संरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया है। तो बैंक क्या है, बैंक में कोई भी चीज़ इकट्ठा किया जाता है, जमा किया जाता है। तो अब बायो बैंक है, तो बायो जुड़ गया आगे, तो वहाँ पर क्या होगा, उनके सेल्स होंगे, टिश्यू होंगे, ये सब जीन होंगे, ये सब इकट्ठे होंगे। बायो बैंक का संचालन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। यह बैंक लुप्त प्राय जानवरों से कोशिकाओं और ऊतक के नमूने एकत्र करता है और इनका संरक्षण करता है। इसके अलावा यह मृत जानवरों से प्रजनन कोशिकाओं का संग्रह भी करता है, जो भविष्य में अनुसंधान के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उपयोग की बात करें तो संरक्षण, अनुसंधान और इस बायो बैंक का प्रमुख उद्देश्य संरक्षण, अनुसंधान और प्रजनन कार्यक्रमों को समर्थन देना है। बायो बैंक में संग्रहित नमूने भविष्य में विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। इसे फ्रोजन जू के नाम से भी जाना जाता है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है दार्जिलिंग चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1958 में स्थापित किया गया था। यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित चिड़ियाघर है, जो समुद्र तल से 2134 मीटर यानी 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके नामकरण की बात करें तो इसका नामकरण पद्मजा नायडू के सम्मान में रखा गया है, जो पश्चिम बंगाल की पूर्व राज्यपाल और स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की बेटी थी। तो किसकी बेटी थी, सरोजिनी नायडू की। और सरोजिनी नायडू जो है होम रूल लीग भी चलाई थी। तिलक जी ने भी जो है होम रूल लीग चलाया था। चलिए, तो इतिहास का विषय है, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। यह चिड़ियाघर रेड पांडा, हिमालयन तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया, हिमालयन मोनाल, साइबेरियन टाइगर, तेंदुआ बिल्ली, हिमालयन काले भालू और दुर्लभ प्रजातियों का घर है। अगले प्रश्न की ओर देखें तो संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण किन देशों के बीच हुआ, तो कौन सा अभ्यास है, धर्म गार्जियन। कौन सा संस्करण है, छठा संस्करण। ठीक है।
किसके किसके बीच आयोजित हुआ है? तो भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ है। व्याख्या देखें तो भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च तक जापान के माउंट फूजी में किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत संयुक्त शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। 2018 से भारत में आयोजित शुरू किया गया था। अन्य अभ्यास की बात करें तो जीमेक्स और सिन्यू मैत्री हैं जो भारत और जापान के बीच होते हैं। अक्टूबर 2018 में भारत के प्रधानमंत्री जी जापान यात्रा के दौरान जापान डिजिटल साझेदारी शुरू की। इसमें सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी ICT में सहयोग के दायरे में नई पहल की गई थी, जिसमें डिजिटल ICT प्रौद्योगिकियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च तक जापान के माउंट फूजी में किया जाएगा। ये तो हम लोगों ने फिर से वही स्लाइड आ गया, कोई बात नहीं। माउंट फूजी के बारे में देख लेते हैं। माउंट फूजी जो है इसे फूजीसान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? फूजीसान। यह जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। यह टोक्यो योकोहामा महानगरीय क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में लगभग 100 किलोमीटर दूर होन्शु के बड़े द्वीप के मध्य में यामानाशी और शिजुओका प्रांत में प्रशांत तट के निकट है। अब ये देखिए, ये होक्काइडो है। ये जापान जो है मुख्यतः 4 बड़े बड़े द्वीपों में बटा हुआ है। तो द्वीप इसके पास और भी, लेकिन ये मुख्यतः 4 द्वीपों में बटा हुआ है। तो ये होक्काइडो है, फिर योकोहामा है, होन्शु है, योकोहामा नहीं है, होन्शु है, शिकोकू है और क्यूशू है। तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। तो जो ये माउंट फूजी है वो किस में है? योकोहामा के महानगरीय क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में लगभग 100 किलोमीटर दूर यहाँ पर ये है। ठीक है। होन्शु के बड़े द्वीप के मध्य भाग में यामानाशी, तो होन्शु ये वाला जो द्वीप है यहाँ पर ये अवस्थित है। ठीक है, ये स्टार बना हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं। हाँ, ये जो है ये स्टार बना हुआ है, यहीं पर जो है फूजी शान या माउंट फूजी अवस्थित है। यह संघ के बेसाल्टिक लावा प्रवाहों से निर्मित है, जिसमें से प्रत्येक कुछ मीटर मोटा है। तो